आज की कहानी है अमेरिका से सुषम बेदी की आसमान पर पाँव। सुनिए वैदेही के स्वर में। एक छटपटाहट सी बनी रहती है हेमा के भीतर कि कहीं कुछ गलत हो गया है, कि कुछ होना चाहिए जो हो नहीं रहा, या वह अपनी धरती पर नहीं है। पैर नीचे रखती है तो जमीन वहां नहीं होती, ऊपर देखती है तो आसमान नहीं होता, होता है बस एक शून्य, जैसे वह किसी तलहीन गड्ढे में गिर गई हो और बस गिरती ही जा रही हो। दरअसल उसका इस सारी दुनिया का अनुभव इतना नया नया है कि वह खुद ही बिखर सी गई है। इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, प्यार, शादी और फिर इस शहर में चले आना अपने अमरीकी पति के साथ। सलवार कमीज पहने हुए, मांग भरे लंबे बालों की लंबी सी चुटिया लटका कर जब वह जेसन के साथ चल रही होती है, लोगों की निगाहों का कौतूहल जैसे उसे भीतर से चीर कर मुआयना कर लेना चाहता है। कौन है यह दुबली पतली सांवली अजीबोगरीब लड़की इस गोरे अमरीकी युवक के साथ? पहनावा हिंदुस्तानी न हो तो वह हिस्पैनिक भी लग सकती है, और अफ्रीकी भी। यूं मौका लगे तो लोग सवाल करने से चूकते नहीं। भला कैसे हो गई शादी, क्या परिस्थितियां थी? हेमा को हैरानी होती, साथ में गर्व भी, कि जेसन के साथ होने से कैसे हर किसी का ध्यान उसकी ओर जाता है। चाहे सराहे या आलोचना करे, ध्यान तो देते हैं। सचमुच दोनों का मेल किसी को भी हैरान कर देता। कुछ ऐसा ही तो हुआ था कि जैसे अचानक भूचाल आने से सब कुछ उलट सुलट गया हो। कितनी अलग सी थी उसकी जिंदगी, उस छोटे से शहर की धीमी गति से चलती जिंदगी। उसका विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाना, जेसन भी उसका विद्यार्थी ही तो था। ये सारे ही छात्र उसकी उम्र से कुछ छोटे बड़े ही होते, क्योंकि वे सब किसी न किसी शोध में लगे होते और उसी के लिए उनको हिंदी जानने की ज़रूरत होती। जेसन की तारीफ उस तक सर के माध्यम से ही पहुंच चुकी थी। सर ने ही बतलाया था कि बड़ा मेधावी विद्यार्थी है, पहले भी यहाँ पढ़ चुका है, अब उच्च स्तर की हिंदी पढ़ने आ रहा है। उसके लिए किसी अच्छे शिक्षक का प्रबंध करना होगा। हेमा एकदम झपट के पड़ी। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मैं भी पीएचडी कर रही हूँ, किसी से कम तो नहीं। मैं पढ़ाऊंगी उसे। हेमा खूब मुंह लगी थी उनके, सर के ही आसपास घूमती, खाली वक्त में उन्हीं के यहाँ चली आती। सर को भी उसका चुलबुलापन भाता, उसमें उनको कुछ ऐसी जिजीविषा मिलती जो उनको भी तरोताज़ा कर डालती, और उनको लगता वे भी नए सिरे से अपना यौवन जीने लगे हैं। जेसन चुनौती की तरह सामने आया था। हेमा जानती थी कि वह भी करारी चुलबुली बातों के असर से मुक्त नहीं रह पाएगा। वह उसे आकर्षित कर ही लेगी। उसका खुलकर सबको हंसना बोलना उसका स्वभाव ही था, तभी तो वह इतनी लोकप्रिय टीचर थी। वही हुआ, जेसन से सहज ही उसकी दोस्ती हो गई थी। जेसन कहता कि उसे हेमा के व्यक्तित्व में बहुत ताजगी, सरलता, कोमलता और खुलापन महसूस होता है, जो उसे अमरीकी लड़कियों में नहीं मिलता। हेमा को खुद जेसन ही बड़ा सरल, सहज और उन्मुक्त स्वभाव का लगा था। कोई फूं फां नहीं, कोई बड़प्पन या अहम वहम या कहें अमरीकी घमंड नहीं था, जो कि आम तौर पर वह दूसरे छात्रों में सूंघ लेती थी। हाँ, उसकी घ्राण शक्ति खूब तेज थी। बचपन से ही उसे सूंघकर पता लग जाता था कि दादी माँ को पसंद नहीं करती, तभी सारा सफाई पोछे का काम माँ के जिम्मे है, और जबकि रसोई का सारा अधिकार ताई जी के जिम्मे था। हाँ, ताई जी के 3 बेटे थे, जबकि यहाँ माँ की तो 4 बेटियां थी। यूं दादी जी उसके तो चुमकार लेती। उसे गांव के स्कूल में पढ़ने की भी अनुमति थी, बल्कि स्कूल में जब वह प्रथम दर्जे में पास होती तो दादी पड़ोस वालों से उसकी सराहना भी करती। पर फिर भी बेटी जनने का माँ का दोष खारिज नहीं हुआ था। माँ का दर्जा उस घर में सबसे नीचे का था। अगर माँ की तबीयत खराब हो तो भी घर का कोई और बर्तनों को हाथ नहीं लगाएगा, माँ को ही जैसे तैसे मांजने होंगे।
घर भर के इतने ढेर सारे बर्तन सर्दी में ठंडे पानी से नाक सुड़कते सुड़कते माँ ही धोती। पूरी सर्दियों में माँ का नाक बहता ही रहता। गरम चाय या काढ़ा पी पी कर वे अपना इलाज करती रहती, पर हर खाने के बाद बर्तनों का ढेर फिर से सामने प्रेमेथिसिस के पहाड़ की तरह खड़ा होता। उसे माँ पर बहुत तरस आता और वह भी माँ के साथ उन्हें धुलने में लग जाती। मन ही मन उसे गुस्सा आता कि ताया जी के बेटे तो आराम से खा पी कर उठ जाते हैं, उनसे कोई कुछ करने को नहीं कहता, बस खा खा कर मुटल्ले हो रहे थे। न स्कूल के काम में अच्छे न घर के। आज तो देखा जाए तो ताया जी के बेटों ने कोई तरक्की भी नहीं की। एक गांव के बाहर ही पंसारी की दुकान खोले बैठा है तो एक चपरासी की नौकरी पर। सबसे लायक बेटा सरकारी दफ्तर में क्लर्क लग गया है। पर घर की राजनीति ने उसे एक बात समझा दी थी कि जिसके पास ताकत है उसी के साथ लग जाओ, उसी से दोस्ती करो, उसी की बात सुनो, जहाँ तक हो उसी को प्रसन्न करो, तब सारे काम बन जाते हैं। दादी उस घर में सबसे सशक्त थी। पिताजी, ताया जी सभी दादी की बात सुनते। हेमा ने दादी से खूब पटा कर रखी थी। उनके सारे व्यक्तिगत काम करने में आगे रहती। तभी तो स्कूल कॉलेज जाने या नौकरी करने में दादी ने हमेशा उसका समर्थन किया, जबकि बहनें न खास पढ़ी न नौकरी की। बस वक्त आने पर दूल्हे खोज कर रुखसत कर दी गई। यहाँ हेमा ने तो एमए करके पढ़ाने की ख्वाहिश अपने डिपार्टमेंट के हेड से जाहिर की, तो तभी किस्मत से एक अमरीकी संस्था को अध्यापिका की ज़रूरत पड़ी तो सर ने ही उसका नाम सुझा दिया। फिर क्या था, पैसे भी खूब अच्छे मिलने लगे। संस्थान के अध्यक्ष से भी मित्रता हो गई। हेमा के चुलबुलेपन ने उनको भी मोह लिया था। हेमा मेहनत भी करती और अध्यक्ष उससे खुश रहते। हेमा ने खूब सुंदर सुंदर सलवार कमीज बनवा लिए थे, साथ में मैचिंग जूते, पर्स, कांटे और हार भी खरीदे थे। अब खूब बन ठन कर संस्थान में पढ़ाने जाती। दूसरी बहनें खुश भी होती और जलती भी। 2 मैट्रिक पास थी तो तीसरी इंटरमीडिएट। सबकी शादियां वहीं आसपास के कस्बों में हुई थीं। एक वही थी जिसे पढ़ने की धुन थी। अपनी पूरी जात में उसे कोई भी लड़का शादी के लिए पसंद नहीं था, क्योंकि या तो वे उससे कम पढ़े लिखे होते और छोटे मोटे क्लर्क लगे होते, या अगर कोई थोड़ी बेहतर नौकरी में होता तो हेमा उसे पसंद ना आती। हेमा के पिता उसकी पढ़ाई लिखाई में लियाकत का सम्मान करते थे, जबरदस्ती ब्याह देने की बात न करते। जबकि माँ हमेशा सुनाती रहती, 26 साल की तो हो रही है, कौन ब्याह करेगा तुझसे? अपनी बिरादरी में तो कोई मिलेगा ही नहीं। सारी छोटी बहनों की शादियां हो गईं और बड़ी कंवारी बैठी है। लोग तो यही सोचते होंगे कि कुछ खोट ही होगा बड़ी में। हेमा को एहसास था कि सारी बहनों में वही सबसे आकर्षक, प्रतिभावान और स्मार्ट है। उनके जैसी शादियां करके वह जिंदगी को कोलू का बैल नहीं बनाएगी। हेमा टके सा जवाब दे देती, समझते हैं तो समझे, मैं तो कोई ढंग का लड़का मिलेगा तभी करूंगी शादी। 26 कोई ऐसी बड़ी उम्र नहीं होती। सब कहते हैं कि 20 से ज़्यादा की नहीं दिखती। यह सारा आत्मविश्वास उसे अपनी पढ़ाई से ही मिला था। उसके सारे प्राध्यापक, साथ के विद्यार्थी उसकी इज्जत करते। जब से पढ़ाने लगी थी तब से सचमुच खुद को कुछ खास मानने लगी थी। और फिर जेसन, उसने जैसे सूंघ लिया था कि जेसन बहुत खास था, बहुत अलग। ऐसा इंसान जिसका मन सुंदर होता है। फिर उसके इर्द गिर्द था वह तेज, उजला, चमकता चेहरा, ऊंचा ऊंचा प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसकी अमरीकियत का एक आलोकपूर्ण घेरा उसके आसपास हमेशा बना रहता। हेमा सचेत रहती उस आलोक के प्रति, प्रभावित थी पर दिखना कतई नहीं चाहती थी। इसी से झड़पती, पंगे लेती, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का अभियान चल रहा था। उसे गर्व था अपने पर। वह जेसन की अध्यापिका थी। जेसन तो उसके छात्र के नीचे ही आएगा ना। जेसन ने उसे 20-22 का ही समझा था, जबकि 2 हफ्ते पहले ही उसका जन्मदिन था।
वह 26 की पूरी हुई थी और 27वां लगा था। बड़े कौतूहल से उसकी ओर देखता रहा था। फिर हिंदी में ही बोला, अच्छा तो आप मुझे हिंदी सिखाएंगी? वह खिलखिला उठी। खूब देर तक हंसती रही। क्यों जी, मैं आपको अध्यापक जैसी दिखती नहीं? आप जैसे बहुतेरे अमरीकियों को पढ़ा चुकी हूँ। आप सोचते होंगे कि कोई कॉलेज की छोकरी हूँ जो शायद अभी खुद बीए की तैयारी कर रही है। तो आपकी गलतफहमी है। जेसन थोड़ा अचकचाया। यूं भी उसकी धारा प्रवाह हिंदी जेसन के पूरे पल्ले भी नहीं पड़ी होगी, खासकर जिस तेजी से वह बोली थी। मैं मुझको जरा धीरे बोलिएगा। उसके हिचकिचाती आवाज में हेमा की हंसी को और भी खनखना दिया था। घबराइए नहीं, अभी तो पाठ शुरू भी नहीं हुआ। जरा देख रही थी कि जनाब कितने पानी में है। जेसन को उसका मुहावरा कतई समझ में नहीं आया था। बस पानी शब्द समझा था और हैरान था कि पानी में भला कैसे कहाँ है वह। हेमा को दिख गई उसके चेहरे पर तैरती परेशानी। उसने अपने लहजे को धीमा और टीचराना बनाकर कहना शुरू किया था, अभी तो शुरुआत है, अभी आप कुछ घबरा रहे हैं। देखिएगा कितनी जल्दी आप पटर पटर बोलने लगेंगे। मेरे छात्र इस संस्थान के श्रेष्ठतम छात्र बनकर निकलते हैं। खूब मेहनत करनी होगी। हाँ ज़रूर मिस, 24 घंटे मेहनत करूँगा। हेमा को उसके चेहरे पर अचकचाहट के साथ चमक सी दिख पड़ी। कोई कौतूहल था शायद हेमा के प्रति, जिसकी चमक आंखों में खेल रही थी। वह कुछ और उत्साहित हुए। लगा जैसे कि उन दोनों के बीच एक और भाषा भी थी जिसे वही दोनों समझ रहे थे। हाँ, अभी ऐसी कोई सजग चेतना नहीं थी, लेकिन कुछ था जिसे महसूसने लगी थी वह। जैसे उफान आने से पहले दूध में गति दिखनी शुरू हो जाती है। वाह वाह, ऐसा प्रतिभा छात्र तो कोई नहीं देखा जो 24 घंटे हिंदी पढ़े। आप तो सचमुच बहुत जल्द तरक्की करेंगे। तो पहले यह बताइए कि 24 घंटे में कितने घंटे आप सोते हैं? ज़रा अपनी दिनचर्या बताइए। यह हिस्सा जेसन के लिए आसान था। सुबह 6 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, 8 बजे नाश्ता करता हूँ, 9 बजे संस्थान आता हूँ। यानी कि 8 + 3, 11 घंटे। तो यही कम हो गए मिस्टर, आपको 24 घंटों में से। मेरा मतलब जागने के सब घंटे। तो ठीक है, खाते नहाते घर जाते हर समय हिंदी का ही अभ्यास करना होगा। बिल्कुल। वह उसके बिल्कुल के उच्चारण पर फिर हंसी। जेसन ने इसे उसकी सहज स्वाभाविक हंसी ही माना था, पर उसने उसे टोका नहीं। सोचा बाद में जब सचमुच पढ़ाना शुरू कर देगी तब बताएंगे। उसकी किस्मत भी क्या निकली। प्यार प्यार जैसी चीज उसकी अपनी जिंदगी पर से गुजरेगी, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया था। पिक्चरें देखती थी और यह सब वहीं की दुनिया में फिट होता था। प्यार इस तरह से होता है यह भी मालूम नहीं था। हाँ, सारी की सारी बात इस तरह हुई कि शादी के सिवा चारा ही न बचा। सचमुच चारा रहता तो क्या वह शादी करती? इसका जवाब वह आज भी खुद को दे पाती है। क्या तब सवाल प्यार के होने न होने पर लग जाता है और कहीं निष्कर्ष निकल आता है कि प्यार भी एक ज़रूरत ही है, जिंदगी की कुछ समस्याओं को सुलझाने या दरकिनार करने का एक इलाज है। वह खुद को खुशकिस्मत भी पाती है। माँ बाप तो इसी बात से खुश हैं कि चलो हेमा की शादी तो हो रही है। शुरू में यूं उनको भी धक्का पहुंचा, बिरादरी के बाहर शादी हो रही है, वह भी फिरंगी से। बेटी एक बार चली गई तो देखना भी नसीब नहीं होगा। फिर खुदा जाने रखे या छोड़े। आए दिन तो उल्टी सीधी खबरें छपती हैं। यहाँ से ब्याह कर ले जाते हैं और वहाँ जाकर तलाक। पर हेमा के मन में ऐसा वैसा कोई डर नहीं था। जेसन तो उसकी आंखों के इशारे पर नाचता है। छोड़ने की बात हो सकती है भला? छोड़ दे तो मेरा क्या जाता है। एक बार अमेरिका पहुंच गई तो मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी। कुछ ना कुछ कर लूंगी अपने बूते। रेशमा भी तो बसी है वहाँ, उसके पास ही चली जाऊंगी। यूं डर उसके मन में कभी कभी उठ जाता था, पर उत्साह की तेज हवाएं बिखेर देती थी उन घटाओं को। ना, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। वह तो बादलों में थी,
जमीन पर पैर ही न टिकते थे। जमीन पर क्या हो रहा है उसे अनदेखा ही किए रहे। पहले तो जी भरकर बदनामी हुई। पूरे संस्थान के लोग टिप्पणियां करते, सवाल पूछते। संस्थान के अध्यक्ष महोदय तो सबसे ज़्यादा नाराज थे। पहले तो खाली समय में उन्हीं के साथ उठती बैठती थी। उनके निर्देशन में कुछ पाठ्य सामग्री तैयार कर रही थी तो मिलना होता ही रहता था। यूं भी उनकी मित्रता हेमा की अपनी तरक्की के लिए बहुत कीमती मालूम देती थी। उनको नाराज करके वह अपना पत्ता नहीं कटवाना चाहती थी। अचानक उसने महसूस किया कि अध्यक्ष उसकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। बोले, ये क्या सुन रहा हूं मैं? यहाँ यह शोभनीय नहीं माना जाता। हेमा ने एकदम अनजान बनकर कहा था। क्या तुम लोग क्लासों के बाद भी घूमते हो क्या? बनो मत। तुम जानती हो मेरा इशारा किसकी ओर है। सर, उसे बोलने की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए। शरीर की भाषा भी बोलने में मदद करती होगी। हेमा धक्क रह गई थी। अध्यक्ष जोर देते हुए बोले, तुमको छात्र और अध्यापक के रिश्ते का सम्मान रखना चाहिए। यह बस सब स्वीकार्य नहीं होगा। जी, ऐसा तो कुछ नहीं, पर इससे पहले कि वह किसी को अपनी कोई सफाई देती, बात उसके और जेसन के दायरे से बहुत बाहर हो गई थी। एक दो दूसरी अध्यापिकाओं ने कसा था, बड़ा इश्क लड़ा रही हो, बच के रहना, ये तो वापस चला जाएगा और तुम्हारे मुंह पर कालिक पुच जाएगी। हेमा बस कांप गई थी भीतर तक। जेसन से जिक्र करें, जहां तक दूसरों का सवाल है, वह तो भाषा का अभ्यास ही करता है। कितना अजीब लगेगा जब उसे यहाँ के लोगों के सोचने के बारे में पता लगेगा। बेचारा, इतना तो भला लड़का है, इतना संवेदनशील, हाथ लगाता है तो भी पूछता है कि मेरा बुरा तो न लगेगा। हर कदम पर मेरी इजाज़त मांग कर ही आगे बढ़ता है। सर की तरह नहीं, जो जब दांव लगे इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं। ओ, कितना सुख देता है जेसन का साथ। कितना हंसते बोलते हैं वे दोनों। उसे नए नए शब्द और वाक्य सुनने समझने में रस आता है तो हेमा को सिखाने में। जब वह खूब खुलकर हंसती है तो जेसन बरबस उसे चूम लेता है। कहता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान के तारे झर रहे हों। मन होता है उन तारों को अपनी मुट्ठी में बांध लूं। जेसन को तो समझ ही नहीं आता था कि ये किस तरह के उजड़ लोग हैं संस्थान में। वह पहले भी भाषा सीखने के लिए एक दूसरे प्रोग्राम में भारत आ चुका था। पहले कभी इतना अस्वस्थ माहौल उसे नहीं महसूस हुआ था। वह किससे बात करता है, किसके साथ घूमता है, यह उसका निजी मामला है। अध्यक्ष भला कौन होते हैं उसके निजी जीवन में दखल देने वाले? हेमा के कुछ कहने से पहले ही जेसन ही एकदम खूब गुस्से में भरा हुआ था। एक दिन बोला था, कितने अजीब लोग हैं यहाँ, इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं मुझसे कि मैं तुमसे खेल रहा हूँ, कि मैं सेक्स मैनियाक हूँ। उफ, औरत आदमी के बीच में क्या दोस्ती का रिश्ता इनकी समझ में आता है या नहीं? और अगर दो लोगों में सेक्सुअल आकर्षण भी हो तो क्या वह सब सेक्स मैनियाक हो गए? हेमा तब रो पड़ी थी। तुम तो चले जाओगे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये लोग अभी से मुझ पर छींटाकशी कर रहे हैं। मुझे गिरी हुई औरत कहते हैं। ओह नो, बहुत चोट लगी थी जेसन को। सोचते हैं जैसे कि मेरे मन में कोई लालच हो। मुझे क्या लेना देना है तुमसे? मुझे कोई अमेरिका में नौकरी करनी है? हे भगवान, कैसी कैसी तोहमतें लगाते हैं। रोती रही थी। मेरे माँ बाप को पता लगेगा तो कितना निराश होंगे। वैसे ही शादी नहीं की अब तक, अब तो और कोई भी मिलेगा नहीं ऐसी बदनामी के बाद। एकदम पसीज गया था जेसन। मुझे अफसोस है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी वजह से तुम पर ऐसी विपत्ति आएगी। मैं भी विद्यार्थी हूँ, कमाता नहीं, इसलिए शादी की सोच नहीं सकता। पर जैसे भी हो तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा। आंसू पोंछ मुस्कुरा दी थी हेमा। अचानक फिर से हिम्मत आ गई। उसमें बोली, सब भगते हैं, एक एक को समझ लूंगी मैं भी, तुम फिक्र मत करो। पर बात तो अमर बेल की तरह फैलती ही जा रही थी। एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे।
एक दिन सर ने दोनों को एक साथ अपने दफ्तर में बुलाया था। देखिए, इस तरह की इश्कबाजी संस्थान के नियमों के एकदम खिलाफ है। मुझसे संस्थान की बदनामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप दोनों आखिर चाहते क्या है? जेसन ने जो कुछ भी कहने की कोशिश की वह अध्यक्ष की समझ से एकदम बाहर था। उनका एक ही तर्क था और उनके लिए वह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तर्क था कि उसके आगे कोई और तर्क टिक ही नहीं सकता था। और वह तर्क था कि उनको संस्थान की बदनामी की बहुत फिक्र थी। उन्होंने प्रस्ताव किया कि हेमा नौकरी से इस्तीफा दे दे, क्योंकि उसने एक छात्र से प्रेम संबंध जोड़कर संस्थान के नियमों का उल्लंघन किया है। जेसन के लिए दूसरे अध्यापक का इंतजाम किया जाएगा। दफ्तर से बाहर निकलते ही फूट फूट कर रो दी थी हेमा। क्या होगा अब उसका? नौकरी कहाँ से लाएगी दूसरी? नौकरी के बिना करेगी क्या? माँ अपना सिर पीटेंगी। 27 बरस की छोरी, न शादी न ब्याह, जग हंसाई होगी। परिवार वाले थूकेंगे उस पर। ताया जी के सारे बेटे यूं भी चलते हैं उससे। अब तो कसर न छोड़ेंगे। माँ बापू की हालत भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी हो जाएगी। माँ तो बापू को ही कोसेंगी। क्यों करने दी एमए? पीएचडी में दाखिला कर दिलवा दिया। पढ़ा लिखा कर अपने सिर मुसीबत मोल ली। संस्थान से बाहर आकर सीधे कंपनी बाग की ओर चल दिए थे दोनों। जेसन तो उसके आंखों में आंसू देखकर मोम की तरह पिघलता जा रहा था। फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा था, मुझे नहीं परवाह इस संस्थान की। मुझे नहीं पढ़ना यहाँ भारत में। मैं आज ही अपने डैडी को फ़ोन करूँगा और पूरी बात समझाऊँगा। पर पहले तुम बताओ, मुझसे शादी करोगे? तुमको अमेरिका साथ ले चलूँगा। तुम वहाँ मेरे साथ रहना, वहीं पढ़ाना। हेमा चौंकी थी। जेसन से शादी? ये कैसी अनोखी बात? एक फिरंगी से शादी, एक अनजानी दुनिया, पूरी की पूरी अनदेखी, अनजानी। फिर माँ बापू जी, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगा। पिताजी? पिताजी क्या मान जाएंगे? धक्का नहीं लगेगा? जाति के बाहर शादी से ही तकलीफ थी, अब तो देश के बाहर, धर्म के बाहर। ये सब क्या हो रहा है और इतनी जल्दी जल्दी? पिताजी ने तो शादी से कोई आपत्ति नहीं की थी, पर ताया जी के परिवार ने तो बहिष्कार ही कर दिया था। माँ खुश थी कि चलो बेटी की शादी तो होगी। उनके हेमा के कुंवारे रह जाने का डर बहुत ज़्यादा सताता था। उधर जेसन के डैडी, वह तो जैसे साक्षात भगवान ही थे। बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी। जिसे वह पसंद करेगा उसी से शादी होनी चाहिए। वे तो बहुत खुले ख्यालों के हैं। महीने भर में वीज़ा वगैरह के इंतज़ाम करके पहुंच गए। पिताजी से मिले, फटाफट शादी रजिस्टर हुई। माँ पिताजी जो जो तैयारियां जल्दी में कर सकते थे की। बस तायाजा जी का ही परिवार नहीं आया। बहनें और दोस्त यार आए। दादा दादी भी, नाना नानी अब थे ही नहीं। मौसी और मामा जी भी आ गए। उधर संस्थान से कोई नहीं आया था। अध्यक्ष महोदय ने सबको कसम दिला रखी थी। हेमा को बुरा तो बहुत लगा। देखो, अध्यक्ष के कहने से कोई नहीं आया, पर आते तो उनकी जान की भी मुसीबत होती। सबको नौकरी की फिक्र होती थी। पता नहीं कहाँ की दुश्मनी निकाल रहे हैं। मेरी खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जेसन ने कहा था कि वह उसे साथ लेकर ही अमेरिका जाएगा, अकेला नहीं। डैडी बढ़िया नौकरी पर थे, साख थी। उनके बेटे के सारे काम आराम से जल्दी जल्दी हो गए और हेमा झटपट रेशम के साड़ी सलवार कमीजों और सोने के गहनों से लदी न्यूयॉर्क की भूमि पर अपने गोरे पति के साथ तेज अवतरित हुई। सचमुच यह एक नया अवतार ही तो था उसका। अचानक समय और संस्थान के एक संपूर्णतः नए आयाम में पहुंच गई थी। उसे लगता जैसे आंखें खोले वह हर पल सपने देखती रहती है, या ऐसा लगता जैसे जादू की छड़ी घुमाकर किसी ने उसे झट से एक दूसरे लोक में लाकर खड़ा कर दिया है। सब कुछ पहली बार हो रहा था। उसका 28 बरस का कुंवारा शरीर हर पल
कुछ नया पा रहा था। जेसन बहुत धैर्य से उसे सब कुछ सिखाता। एक्सेलेटर के हत्थे को पकड़कर चढ़ो, बाईं ओर नहीं, यहाँ रास्ते के दाईं ओर चलना होता है। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण, अंग्रेजी के नाम, रोज ही कुछ नया सीखना पड़ जाता। पर अभी वह ड्राइविंग सीखने को तैयार नहीं। डर लगता है, सब लोग गाड़ियां बहुत तेज चलाते हैं। कभी वह विद्रोह कर बैठती, लो जी, प्राध्यापक तो मैं थी तुम्हारे, अब तुम ही मुझे हर वक्त शिक्षा देते रहते हो। वह भी छेड़ता, एक चीज में तुम्हारी एक्सपर्टीज है, बाकी में मेरी। वह जीतने की कोशिश में कह डालते, एक्सपर्टीज को हिंदी में क्या कहते हैं? वो विशेषता, जी नहीं, विशेषज्ञता। अच्छा बताओ, वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? आ से अंत होता है तो पुल्लिंग होगा। जी नहीं, ता प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। हाँ हाँ, भूल गया। बस हेमा कभी आसमान में पहुंच जाती है तो कभी एकदम पाताल में। एक बात बहुत अच्छी हुई थी, कोई सास ससुर की सेवा उससे अपेक्षित नहीं थी। वह आगे बढ़कर जो भी कर देते, दोनों बहुत खुश हो जाते। बस परेशानी थी तो यह कि कोई नौकरी नहीं मिलती। पीएचडी वगैरह तो सब वहीं धरी रह गई। यहाँ पीएचडी करना आसान नहीं था। 100 बाधाएं। पहले जीआरई पास करो, बाबा रे, अंग्रेजी मैथ दोनों ही बस के बाहर। उसने सोचा था यहाँ आते ही कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, हिंदी पढ़ाने की कोई नौकरी ही मिल जाएगी। आखिर उससे ज़्यादा हिंदी अमेरिका में कौन जानता होगा। पर साल दर साल गुजरने लगे थे। हेमा निराश होती जा रही थी। जैसा सर्वशक्तिमान वह जेसन को माने बैठी थी, वैसा कुछ नहीं था। जेसन खुद भी तो विद्यार्थी ही था। यहाँ तो सालों साल उसकी पीएचडी खत्म होने ही नहीं आती। कभी कोई ग्रांट तो कभी कोई फेलोशिप मिल जाती है और गाड़ी चलती रहती है, पर दौड़ती नहीं। हेमा को यह चींटी की चाल पसंद नहीं। कहा तो वह खुद कमाती थी, यहाँ के हिसाब से चाहे कम हो, पर थी तो एकदम आज़ाद। जो मन होता खर्चती। यहाँ तो हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना पड़ता है। यह नहीं ले सकते क्योंकि पैसे नहीं है, वह नहीं ले सकते कि पैसे नहीं है। यह भी कोई जिंदगी हुई भला? रहते अमेरिका में हैं पर खर्चने को डॉलर नहीं। सेमेस्टर के दौरान जेसन को यूनिवर्सिटी में ही किराए का कमरा लेकर रहना होता है, क्योंकि वरना क्लासें, लाइब्रेरी वगैरह रोज़ रोज़ मामा डैडी के घर से आना जाना भी तो संभव नहीं। 2 घंटे तो एक तरफ के सफ़र में बीतते ही हैं। पर फिर फेलोशिप का सारा पैसा किराए में ही निकल जाता है। कब तक चलाएंगे इस तरह ठन ठन गोपाल? यह तो कहो कि खाने पीने का कितना सारा खर्चा मामा डैडी ही करते हैं, वरना कौन जाने उसके भी लाले पड़ जाते। डैडी उसे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए ले जाते हैं तो वह भूखों की तरह पड़ जाती है। ये भी ले लो, वो भी, जो ज़रूरत की नहीं होती वह भी ले लेती है कि डैडी तो बुरा मानते नहीं, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लें। फिर तो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही बारी आएगी। महीने 2 महीने में जब कभी हिंदुस्तानी ग्रॉसरी के लिए जाना होता है, तब तो हेमा की खुशी का पारावार नहीं रहता। तरह तरह के मसाले, दालें, सब्जियां, नमकीन, अचार, शॉपिंग कार्ट ऊपर तक भर जाती है। पर हेमा का जी नहीं भरता, डालती ही जाती है सामान। चुन चुन कर भिंडी, करेले, लौकी, ग्वार की फलियां, कुंदरू, फिर सूखे मसाले, हल्दी, इलायची, अनारदाना, लौंग, कलौंजी, बेसन, आटा, सूजी। हेमा को हर मसाला चाहिए। क्या पता कब क्या बनाने का मूड हो, तब मसाला कहाँ से लाएगी। फिर वह बहुत दिन तक चीज़ों के स्वाद लेती रहती है। मन में इंतज़ार सा बना रहता है कि कल ये बनाएगी, उसमें ये मसाले डालेगी। उसकी ढेर सारी दिमागी शक्ति पकवानों की कल्पना में ही खेलने लग जाती थी। तब वह यह भी भूल जाती है कि कुछ देर पहले कितना अकेला, कितना खाली सा महसूस कर रही थी। हर पल लगा सा रहता है कि कुछ हो, कुछ हो। सामान खरीदना, पकाना ना हो तो इतना सा सुख भी ना मिले। डैडी जब भी हिंदुस्तानी सामान खरीदने की बात करते, वह झट से तैयार हो जाती, जबकि सब चीज़ों के हिंदुस्तान से कई गुना दाम ज़्यादा देने पड़ते तो मन में चुभता भी था। इसी से कई चीज़ें वह लेना
सोच कर भी मन को मार जाती कि चलो अगली बार सही। ज़्यादा लालची भी नहीं दिखना चाहिए। डैडी मन में तो सोचेंगे ही, जेसन के भूते न तो नए कपड़े खरीद सकती है, न कोई और शौक पूरा कर सकती है। मामा डैडी ही जब उसे कुछ देने के मूड में हो तो वे उसके कपड़ों की शॉपिंग करा देते हैं, वरना जेसन का पैसा तो बस इधर उधर आने जाने या किराए में ही निकल जाता है। मामा को इसी से पूरी खुशामद करती रहती है कि वे खुश होकर उसे कुछ ना कुछ खरीद कर देती रहें। आखिर घर की असली मालकिन तो औरत ही होती है। हेमा ने अपने संयुक्त मायके परिवार में यह भली भांति सीख लिया था। यूँ मामा डैडी दिल के उदार तो हैं ही, डैडी को खुद ही अंदाज़ा हो जाता है हेमा की ज़रूरतों का और ख़रीदवा देते हैं। सर्दी आ रही है, हेमा को कोट चाहिए, बूट चाहिए। गर्मी आ रही है, उसे स्कर्ट चाहिए, शर्ट्स चाहिए। उसे तो शॉर्ट्स पहनने का कोई शौक़ नहीं, उल्टे टांगे नंगी रखने में शर्म आती थी। पर मामा बोली कि गर्मी में बिना शॉर्ट्स के असुविधा होगी। हेमा ने भी नाना करते पहन ली, तो फिर धीरे धीरे झिझक दूर हो गई। देखा जाए तो हेमा को बहुत सुख है यहाँ। ज़्यादातर वह सुखी महसूस भी करती है। जब मामा डैडी के यहाँ होते हैं तो मामा बहुत सुबह काम पर निकल जाती है, शाम को आती है। डैडी भी एक तरह से सारा दिन तो घर उसी के अधिकार में रहता है। जेसन भी अपना लिखने पढ़ने का काम करता रहता है। वह रानी होती है घर की, पर पता नहीं कहाँ से अपने घर की याद सताने लगती है। आंखें भर आती हैं, बहुत सूना सूना अकेला अकेला लगता है। इतना सुख साम्राज्य है, पर किस काम का? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? माँ बापू को तो दिखा नहीं सकती, बहनों को तो बुला नहीं सकती। एक बार खुद कमाने लगे तो सबको यहाँ एक एक करके बुलाएगी। पर यहाँ तो उसके मन की कोई नौकरी के आसार ही नहीं बन रहे हैं। एक तो छोटी मोटी नौकरियाँ की तो थी, ममा ने ही अपने बैंक में दिलवा दी थी। कुछ दिनों तक तो वह कौतूहलवश सब काम करती रही। अकाउंटिंग का काम था तो सीख लिया, फिर बोरियत, फिर कुछ दाव पेच लड़ाए। जैसे कि उसे यह भी मालूम रहता था कि कौन बॉस है और कौन मातहत। यानी कि बॉस के प्रति हमेशा झुककर रहना, मीठी बात करना, और जहाँ ऐसा कुछ न हो वहाँ बराबरी या नोक-झोंक। जिस दफ्तर में उसे काम मिला वहाँ जेन एडवर्ड्स उसकी इमीडिएट बॉस थी। वह उसके लिए मुंह से जो भी निकलता पूरा करने को तैयार रहती। फिर उसे लगा कि इस काम में उसे टिकना नहीं, उसकी मंजिल तो कोई और है। कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगी। इससे तो अच्छा है अपनी पीएचडी का ही काम करती रहे। लिखने का वक्त तो यहाँ मिलता ही है। किताबें भी जेसन वाली लाइब्रेरी से मिल ही जाती हैं। कमाल है, यहाँ हिंदी की किताबें तो काफ़ी मिल जाती हैं, पर फिर भी उतनी बहुतायत से तो नहीं। फिर किसी न किसी से मंगवा कर पहुँचने का इंतज़ार करती है। कुछ न कुछ करना बहुत ज़रूरी है, वरना वक्त काटे नहीं कटता। हर कोई तो अपने काम में रहता है, किसको फुर्सत है उसके लिए। जेसन पर तो शोध करने का बोझ है ही, पर घर में सभी का ऐसा हाल है। कई बार तो हेमा गुस्से और खीज से चिल्लाने को हो जाती है कि क्यों नहीं घर के लोग बैठक में साथ बैठकर गप्पे मारते, खाने की मेज पर बैठकर पकवान खाते, बिस्तरों में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते। अजीब मरघट का सा माहौल होता है पूरे घर में। हर कोई अपने कमरे में बंद। चारों कमरे में अलग अलग टीवी सेट हैं, तो सब अपना अपना मनपसंद प्रोग्राम लगाकर देखते रहते हैं, जैसे कि टीवी के बाहर कोई दुनिया ही ना हो, या चाहे फिर कुछ और करते रहते हो। मौसम बढ़िया हो तो मम्मा बाहर बागवानी करती हैं या खरीदारी को निकल जाती हैं। मतलब कि कोई बात हो तो ठीक, वरना कोई किसी से बात नहीं करता। काम काम, आखिर कितना काम होता होगा। अक्सर उसे महसूस होने लगता है कि मम्मा को वह पसंद नहीं शायद, इसीलिए अपने को कमरे में बंद रखती हैं कि हेमा के मुंह न लगना पड़े। हेमा बेचैन होकर कमरे से निकल जाती है, पर गलियारे खामोश, जैसे कि घर में कोई रहता ही ना हो। जेसन कंप्यूटर पर काम करते करते थक कर वहीं सोफे पर लेटकर सो जाता है।
यहाँ तक कि छुट्टी वाले दिन भी चाय कॉफ़ी के दौर नहीं चलते। मामा तो चाय पीती ही नहीं। मामा डैडी तो बाहर ही निकल जाते हैं नाश्ते के लिए। वही रसोई में जाकर अपना और जेसन का चाय टोस्ट तैयार करती है। वह शाकाहारी है। बाहर खाने को मज़ेदार तो कुछ नहीं होता, उससे अच्छा है घर में ही खुद पका ले। जेसन को जब आराम करना होता है तो वह भी अपना पसंदीदा टीवी प्रोग्राम लगाकर देखने बैठ जाता है। उससे भी तो सिर्फ काम की बात होती है, उसका टीवी में मन नहीं लगता। पर कुछ तो करना ही है। हेमा घर की सफाई करने लग जाती है। सारा दिन सफाई करने में निकल जाता है। फिर गुस्से से भर जाती है, मैं इनकी नौकरानी लगी हूँ जो सफाई करती रहूँ। फिर अगले दिन बस सारा दिन रसोई में घुसी रहती है और जो कुछ भी अच्छी दाल सब्जी घर में होता है सब पका डालती है। यहाँ तक कि मामा अगर रसोई का चक्कर लगा भी लें तो वह बेपरवाह सी बनी रहती है, जैसे कि उसको मामा के आने का पता ही ना हो। यूं मामा को खाना बनाने का शौक भी नहीं था। ज़्यादातर तो बाहर ही खाते हैं ये लोग। पेंट्री वॉल हिस्सा तो बिल्लियों के सामान से भरा रहता है। हेमा के लिए खाना पकाना या सफाई करना खाली वक्त को भरने के बहाने भी तो हैं। क्या करे वह? फिर न पकाए तो खाए क्या? पर कुछ करना ज़रूरी है, वरना वह खामोशी और आत्मरतता के इस जंगल में पागल हो जाएगी। उसे चाहिए परिवार, समाज, लोग, दोस्त, गपशप, चुहलबाजी। कहाँ से मिलेगा उसे यह सब? वह जानती है कि सिर्फ एक ही काम खुशी से कर सकती है और वह हिंदी पढ़ाना। वही उसे आता भी है और वही काम वह दूसरों से बेहतर कर सकती है। एक तरह से उसी काम में वह आज़ाद भी रह सकती है। कोई उससे ज़्यादा भाषा तो जानेगा नहीं, तो वह ही सर्वोपरि होगी। एक तरह रौब भी रहेगा और वह जानती है कि मन लगाकर ही पढ़ाएंगी तो अगला सीखेगा भी। इस काम में उसकी जीत ही जीत है। बाकी काम ना उसने सीखे हैं, ना आत्मविश्वास ही है। फिर हर जगह अंग्रेजी भी तो आनी चाहिए। वह तो काम चलाऊ ही बोल पाती है, उसका उच्चारण भी किसी के पल्ले नहीं पड़ता। कहती कुछ है, सुना कुछ जाता है। जेसन तो समझ जाता है, पर उसके माँ बाप को भी दोहरा तिहरा समझाना पड़ेगा। उसे घर वालों से बहुत खीज और निराशा महसूस होने लगती है। सास तो बिल्कुल समझती नहीं। डैडी अलबत्ता काफ़ी धैर्य से उसकी बात सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, पर वह हिम्मत करके उनसे कहे तब ना, वरना खामोशी के ताले तो हर मुंह पर चढ़े रहते हैं उस घर में। एक बार जब उदास होकर डैडी ने उससे कहा था, क्या मुझे कभी यहाँ यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा? डैडी बहुत पसीज गए थे। एक गहरा दुख कि इस लड़की को यहाँ ब्याह कर तो ले आए हैं, पर उसे सेटल करने में सफल क्यों नहीं हो पा रहे। बोले कि पता करूँगा, पर कहीं कोई जगह खाली थी ही नहीं। अगर होती तो मिलती नहीं। उनको अंदाजा नहीं था कि विश्वविद्यालयों में हिंदी के क्षेत्र में भी इतनी प्रतियोगिता आ गई है। डैडी के लिए जैसे वह कोई भला काम था, उसके लिए कुछ करके वे धन्य होते, उसे खुश रखने को हमेशा तैयार रहते। यहाँ तक कि नए तरीके सोचते कि हेमा को कैसे खुश रखा जाए, कि विदेश में अपने घर की याद कैसे ना आए। एकाध बार अस्थायी तौर पर जगह होने की बात उठी। डैडी के कहने से उसे इंटरव्यू पर बुला तो लिया गया, पर या तो उसका उच्चारण बहुत हिंदीमय था, उसे लिया नहीं गया। तब डैडी ने सुझाव दिया था कि हाँ, मंदिरों में भारतीय लोगों के बच्चों को हिंदी पढ़ाने में रुचि रखते होंगे, उसका पता करो। मंदिर के पुजारी से बात हुई तो वह बहुत खुश हुआ। बोला, यह तो बहुत भला काम है। हमारे यहाँ तो बच्चे महाभारत रामायण की कहानियाँ जानना चाहते हैं, भजन सीखते हैं। हिंदी के ज्ञान से तो बहुत लाभ होगा। आप अगले महीने से ही शुरू कर दीजिए, मैं सूचना लगवा देता हूँ। मन में फिर से नई उम्मीदें कूदने फांदने लगी। बस कभी बहुत ऊंचा महसूस करती है खुद को, कभी एकदम पाताल में। कभी उम्मीदें
आसमान पर पहुंचा देती हैं तो कभी लगता है कि वह आसमान से झुठलावा था। फिर वह अपने से सवाल पूछती है, क्या जेसन के कंधे पर सर रखकर पूरा जहान पा सकती है? देखा जाए तो जेसन किसी तरह की भी शिकायत नहीं करता था। वह तो जो भी उसके मुंह में आता था उसके मुंह से निकले हुए शब्दों को पूरा करने की कोशिश करता था। पर लगता है कि मामा के मन में कोई दबा हुआ गुस्सा फन फैलाए बैठा रहता है। वह जो भी करे मामा को भाता नहीं। यूं मामा उस पर कभी चिल्लाती नहीं, खुलेआम मीन मेक भी नहीं निकालती, पर उनको हेमा की कोई हरकत रास नहीं आती। जैसे कि उनको शायद उनकी रसोई में हेमा का धावा बोलना अखरता सा है, पर वह कुछ नहीं कहती। बस जाहिर हो जाता है कि जब वे विनम्र होकर हेमा से कहती हैं कि क्या रसोई का एक हिस्सा लेकर वे कुछ मांसाहारी पकवान बना सकती हैं, और तब हेमा को भाव तोल करना होता। ठीक 12 बजे हेमा ख़त्म कर देगी। ममा तब नहीं कर सकती थी, ममा मान तो जाओ, या उसको कहीं जाना है। एक बार खाने की मेज पर कभी ममा ने शायद बोला था, आई कांट एंटर किचन व्हेन हेमा इज देयर, शी जस्ट टेक्स ओवर द होल प्लेट। परेशानी तो हेमा को खुद बहुत होती है। सारी उम्र तो वह ऐसे घर में पली जहाँ प्याज लहसुन का छिलका तक नहीं खाया गया, लेकिन यहाँ हर वक्त मीट मच्छी की बास आती रहती है। वो कैसी दुर्गंध हुई थी उसकी उस थैंक्स गिविंग वाले त्योहार पर। मामा ने बड़े शौक से खूब मसाले भर कर साबुत टिक्की बनाई थी, जो कि हेमा को बताया गया कि अमेरिकी घरों की परंपरा है। हेमा कई दिनों से इस त्योहार का चर्चा सुन रही थी। 4 छुट्टियां थीं और उसे घर पर आना था मम्मी डैडी के साथ त्योहार मनाने। यह हेमा की पहली थैंक्स गिविंग थी। शाम को जब सब मेज के आसपास एकत्रित उठे, मम्मा ने ठीक बीचों बीच सबूती भुनी टर्की लाकर रखी तो हेमा को तो बहुत रोकने के बावजूद उल्टी आ गई। बाथरूम भी न पहुंच पाई और कमरे के बीचों बीच उल्टी। मम्मा डैडी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई। यह हुआ क्या? जेसन उसे बाथरूम ले गया, कमरा साफ किया, पर खाने का मज़ा किरकिरा हो गया। जेसन से भी टर्की खाई न गई। अगले साल थैंक्स गिविंग मनाने की बात उठी तो हेमा ने इसरार किया कि इस बार शाकाहारी थैंक्स गिविंग मनाया जाए। वह खुद खाना बनाएगी। हेमा ने दाल बाटी बनाई, साथ में 3-4 सब्जियां, पर सास का मुंह तो बिचका ही रहा। बोली, टर्की के बिना भी कोई थैंक्स गिविंग हुए? फिर होना क्या था? यह तो ऐसा त्योहार है कि परिवार मिल बैठकर टर्की साथ खाता है, और इस घर की बहू कहती है कि टर्की ही मत बनाओ। डैडी ने ही कुछ ऐसा इंतज़ाम किया कि फ़िलहाल दोबारा वे लोग इस दिन साथ हुए ही नहीं। जेसन और हेमा अपने किन्हीं शाकाहारी दोस्तों से मिलते और ममा डैडी शहर से कहीं बाहर चले जाते, क्यों इससे उनके ऊपर कोई दिखावा न हो और आपस में कोई मन मुटाव न दिखे, वरना पड़ोस वाले तो पूछेंगे ही कि बच्चे नहीं आए त्योहार मनाने। इन्हीं 1-2 त्योहारों पर ही तो बच्चे आते हैं माँ बाप के यहाँ। हेमा के तौर तरीके ममा को अक्सर बहुत परेशानी, खींच और गुस्सा दिलाते हैं। ममा की आवाज़ में कड़वाहट और चिढ़ अक्सर झलक जाती है। वहाँ खुला गुस्सा नहीं होता, बस एक अंदर तक दबे गुस्से की बात पहुँचा देने का अंदाज होता है कि शायद इससे वह कुछ सीख जाए। न सीखे तो इसकी मर्जी। चिढ़कर बोलने का स्वभाव यूँ ममा का नहीं था। किसी बहुत सभ्य इंसान की तरह वह आपे से बाहर न होती, पर हेमा के तौर तरीके उनको आपे से बाहर कर देते। वे अपने को पूरे काबू में ला शांति से चुभने वाली बात कर देती, फिर चुभा या नहीं यह देखने के लिए भी न रुकती। हेमा को यह अंदाज़ा अजीब सा लगा, या तो खुल के गुस्सा करो या चुप रहो। यह क्या कि हर पल मन में खींच गुस्सा दबा ही रहे। शांति से बोलो तो भी आवाज़ पर चिढ़ छिड़की हुई है।
उनकी एक बड़ी समस्या यह भी है कि हेमा को दूसरे की और अपनी जगह पहचानने की समझ नहीं। वह हर किसी के स्पेस में दखल कर जाती है और ऐसा करने में उसे अपनी किसी गलती का एहसास तक नहीं होता। वह आराम से मम्मी डैडी के कमरे में पहुंच जाती है। मम्मा अगर बिस्तर में नहीं हो तो उनको हेमा का इस तरह उनकी प्राइवेसी पर हमला करना बिल्कुल नहीं भाता था। और तो और हेमा को अपने कमरे की अलमारियों में कपड़े रखने की जगह ही नहीं दिखती, तो वह मम्मा की अलमारी में अपने सलवार कुर्ते लटका जाती। कभी कोटों की अलमारी में हेमा की पैंट कमीजें लटकी होती हैं। हेमा को लगता है कि घर भर में हर अलमारी पहले से भरी है। एक मम्मा के पास ही हजारों कपड़े हैं और दूसरे उस व्यक्ति के ऊपर क्या खरीदे, ऊपर से और खरीदती रहती हैं। हेमा को भी एक भी अलमारी खाली नहीं करके दी गई। जेसन की अलमारी यूं ही ठुसी पड़ी है, लेकिन मम्मा ने सबके सामने डैडी से कहा, लगता है इस घर की सारी अलमारियां अब हेमा पर का ही कब्जा होता जा रहा है। हेमा आमने सामने चाहे हंसी में बात को उड़ा देती, पर मन में अजीब सा घाव लगता। हाँ हाँ, यहाँ के घाव भी कुछ अजीब ही ढंग के असर करते थे। वही बिहारी सस्सई वाली बात कि देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। हेमा ने भी लाडली सी हंसी हंसी में कह डाला, मेरे पास एक भी अलमारी नहीं है तो मैं क्या करूं। केवल जेसन इस बात का मतलब सही समझा था। हेमा, मामा से अलमारी खाली करवाने की बात सही नहीं है। हमारा अपना अपार्टमेंट होगा तो नई अलमारी भी मिल जाएगी। मामा को अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपनी दुल्हन इस घर में लाकर खड़ी कर दूंगा। हेमा बोलती रही, मैंने यह तो नहीं कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। कई बार तो बात देर में जाकर समझ में आती कि मामा अपना गुस्सा और विरोध जाहिर कर रही हैं, चाहे बात कहने के ढंग कितने ही सामान्य क्यों न हो। और हेमा अपना ही समझती रह जाती जो किसी की समझ में ना आता। यूं बिना मतलब समझे विनम्रता से आग्रह इत्यादि बातें उसे खल जाती। हेमा अंदर ही अंदर घुटती रहती। शुरू शुरू में उसे बातें चूंकि छोटी लगती, वह बेपरवाही से उड़ा देती, पर जब देखा कि मन से बात तो हटती ही नहीं, चाहे ऊपर से कितने ही बेपरवाह बनी रहे, तब जाकर यह एहसास हुआ कि यहाँ के घुटने के ढंग भी निराले हैं। लगे भी न कि आप घुट रहे हैं और भीतर का सारा आकाश सिकुड़ता जाए। हेमा को कभी कभी लगता कि इस घर की बिल्लियों को उससे ज़्यादा इज्जत मिलती है। बिल्ली को कुछ हो जाए तो मामा छुट्टी लेकर उसकी सेवा करेंगी, उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएंगी। बिल्लियों को वक्त पर खाना मिलना चाहिए, चाहे बाकी दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। सारा दिन वे कालीनों पर अपने बाल बिखेरती रहती हैं। रात को हेमा के बिस्तर में घुस आती हैं, पर आप उनके खिलाफ कुछ कहें तो मामा को ऐसा घाव लगेगा जैसा उसके अपने सपने कि एक दिन जल्दी ही उनके अपने बच्चे हो जाएंगे। एक दिन हेमा ने बिल्लियों के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की तो मामा ने गुस्सा दबाते हुए पूछा था एक दिन, डोंट यू हैव पेट्स एट होम इन इंडिया। हेमा तड़प कर बोली थी, बिल्ली? कुत्ते तो हमारे यहाँ सड़कों पर घूमते हैं, घर में कोई नहीं रखता उन्हें। जैसे ये मेरे बिस्तर में आकर लेट जाती है, वहाँ घर के अंदर आए तो हम दूर दूर कर देते हैं। कुत्ते बिल्लियों को घर में रखने का मतलब ही क्या है? आप लोग तो इनके लिए इतने महंगे महंगे खाने लाते हो, वहाँ तो आदमियों को इतना महंगा खाना नहीं मिलता। लगता है यहाँ इंसानों से ज़्यादा कद्र जानवरों की है, और फिर इनके जम से ही हमें बीमारियाँ भी होती हैं। ममा ने शांत स्वर में कहा, इनमें कोई जम्स नहीं, ये हमारी तरह रोज नहाती हैं। फिर जोड़ा था, योर सोसाइटी सीम्स वेरी क्रूअल टू मी। इंसान अपनी जगह है, जानवर अपनी जगह, पर इंसान के मन में जानवरों के प्रति दया होनी चाहिए। इस दुनिया में वे भी बराबर का हक लेकर आते हैं। ये तो हम इंसानों का स्वार्थ है कि उनको उनकी जगह नहीं देना चाहते। हेमा के पास भी बहुत बढ़िया जवाब था।
तो आप लोग मीट क्यों खाते हैं? जो मुंह से निकला ही था कि जेसन ने इशारे से रोक दिया था। पर हेमा के भीतर घंटों जैसे आग उबलती रही। मैं इनकी बिल्लियों से भी गई गुजरी हूँ कि बिल्लियों की हिमायत में मेरा तिरस्कार। मुझे इतना कुछ सुना दिया, मेरे देश को नीचा दिखा दिया। आए बड़े जानवरों से प्यार करने वाले इंसानों को तो जूते मारो, उनसे बात करने की फुर्सत भी नहीं, और बिल्लियों को चुमकारती फिरती हैं, दूध मीट परोस परोस कर खिलाती रहती हैं। कभी बेटे बहू को परोसने की फुर्सत तो मिलती नहीं, पर मजाल है कि बिल्लियों को वक्त पर खाना ना मिले। आए तो इनकी बिल्ली कभी मेरे कमरे में। अब से मैं भी कमरा हमेशा बंद रखूंगी। एक मैं ही पागल हूँ जो कमरा खोल के रखती हूँ, और इनकी बिल्ली यह समझती है कि मैं इनके स्वागत के लिए बस मैं ही बच्ची हूँ। मेरा बस चले तो लात मार मार के बाहर कर दूं। पर सासू जी हैं कि लव मी एंड लव माई बिल्ली। ठेंगा प्यार करूंगी इनकी बिल्लियों से। सारे घर में बाल बिखेरे रहती है। सोफे पर बैठो तो बिल्ली के बाल, कालीन पर पैर रखो तो मनोमन बाल चिपकते हैं। पता नहीं ऐसा क्या सिर पे चढ़ाया हुआ है इन जानवरों को। घर भर में गंदगी फैलाती रहती हैं। ऊपर से मामा तो उनको किस करती है। छी छी। फिर हेमा खुद को समझाती कि हिंदुस्तान में शादी होती तो किस तरह सास की सेवा करवाती, दहेज की शिकायत करती, ताना मारती। यहाँ ये सब झमेले से वह बची है। क्या यह कम वरदान है? लेकिन मामा में ऐसा कुछ है जो अभी हेमा को ठीक से समझ नहीं आता। एक तो ज़्यादातर मामा की चुप्पी से ही सामना करना होता है हेमा को। वह अपने मूड और सोच के हिसाब से उस चुप्पी के अर्थ लगाती रहती है। मामा ने उसको स्वीकार तो लिया है, पर हेमा को लगता है कि जैसे उनकी आंखें कह रही हैं कि ठीक है, हमारे बेटे ने तुझको पसंद कर लिया, लेकिन इससे तू हमारे स्तर की नहीं हो सकती। या कभी वह चुप्पी कहती है, किस्मत खराब थी हमारी जो तू पल्ले झाड़ कर यहाँ आ गई। पर अपने बेटे में ही खोट हो तो करें भी क्या, तुझे स्वीकारना तो पड़ेगा ही। कभी हेमा को लगता कि यह उसके अपने मन का ही भाव है। बहुत बार जेसन से उसने कहना चाहा कि मम्मा मुझको कुछ नीचा सा सोचती हैं, जैसे कि मैं गरीब देश का एक नुमाइंदा हूँ, पता नहीं कहाँ से उठा लाए मुझे। हेमा महसूस थी कि मम्मा को यह ज़रूर अच्छा लगता है कि वह अमरीकी पहनावा पहने। वे हेमा को बताती कि उनके पूर्वज तो मे फ्लावर जहाज पर आए थे, असली अमरीकी वही हैं। अपनी बहू से भी वे यही उम्मीद करेंगी कि वह एक सच्ची अमरीकी बनकर रहे। जिस दिन पहली बार मिनी स्कर्ट स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनी थी तो वे उसकी टांगें और बाहों की तारीफ किए नहीं सकती थी। सच स्लिम एंड ब्यूटीफुल legs and arms. You should wear these clothes. हेमा बहुत शर्मा गई थी उनकी बात पर अच्छा बहुत लगा। वे उसे अमेरिका से भली भांति परिचित कराने के लिए थिएटर और ओपेरा दिखाने भी ले गईं। एक दो बार चर्च भी। ऐसी जगह वे उसे अमरीकी पहनावे में ही लेकर जाती, पर जेसन को उसके भारतीय कपड़े भाते। मामा उसे ले गई शॉपिंग कराने। पहले तो मामा खुद ही जाती तो उसके लिए कोई पहनावा पैंट टॉप वगैरह उठा लाती, वही घर भर की शॉपिंग करती थी। डैडी जेसन के लिए बनियाने जुराबें कमीजें, बिल्लियों के लिए उपहार, और उनके साथ साथ हेमा के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आते। पर तब उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी, उसके लिए उन्होंने हेमा को बढ़िया सी ड्रेस लेकर देनी थी। शादी के लिए सही तरह की पोशाक ज़रूरी थी, वरना अच्छा नहीं लगता कि ऐसे मौके पर उनकी बहू ही ठीक से तैयार ना हो। हेमा के मन में आया था कि वह साड़ी भी तो पहन सकती थी, पर अपनी तरफ से कुछ कहना उचित नहीं लगा, और शायद मम्मा को इस बात का ध्यान नहीं आया। अच्छा ही है ना, इसी बहाने एक नई पोशाक मिल गई, मज़ा तो आएगा ही नए अमरीकी कपड़े पहनने के। हेमा विद्रोह करे तो उसे भी मालूम है कि इस घर में रह नहीं पाएगी। अभी अलग घर लेकर रहने की आमदनी उसके शौहर के पास है नहीं। वह यह भी समझती है कि अगर वह मामा की बिल्लियों से प्यार करने लगे तो मामा बहुत जल्दी उसे पसंद करने लगेंगी। पर यह एक काम है जो हेमा के बस का बिल्कुल नहीं है। वह तो उनको छू भी देती है तो गुसलखाने में जाकर साबुन से रगड़ रगड़ कर फिर हाथ धोती है। बिल्लियाँ सोफे पर चढ़कर बैठ जाती हैं तो वह उनको झाड़ झाड़ के
सारे बाल उतारती है तभी बैठ पाती है। मामा देख लें तो उनको बहुत बुरा लगता है। वे तो कहती हैं कि हेमा वहमी है, उसने सीखा ही नहीं जानवरों से प्यार करना। रसोई में बिल्लियों का दाना पानी फैला देख के उसे घिन आती है। मामा उनको रसोई के फर्श पर ही खाना खिलाती हैं। साली हैं भी तीन तीन, ऐसी पली पलाई मुटल्ली, पता नहीं कब मरेंगी। पर मामा के लाए नए कपड़े पहनना हेमा को बहुत अच्छा लगता था। यह भी लगता था कि मामा आखिर उसका भी ध्यान रखती हैं, सिर्फ बिल्लियों के लिए ही नहीं, उसके लिए भी उपहार लाती हैं। यूँ हेमा को बदलाव भाता भी था। वह हर नई चीज के स्वागत को तैयार रहती। हेमलता में लता को काटकर हेमा बना लिया था। चाहे कॉलेज के रजिस्टर में हेमलता ही था, पर पासपोर्ट में हेमा ही लिखवाया था। हेमा ग्रिफिन उसका नया नाम। अब नए कपड़े भी, और एक दिन मामा के साथ जाकर वह अपने बाल भी कटवाई थी। मुसीबत ही तो था, इतने लंबे लंबे बालों में तेल लगाओ, जूड़ा या चुटिया बनाओ। अब एक ही बार में सारे धंधों से छुटकारा। पर आंखों के आगे से पुरानी तस्वीरें हटती ही नहीं थी। माँ देखेगी तो सिर पीट लेंगी कि बाल क्यों कटवा दिए। कितना खिलाफ थी वे मेरे कटे बालों के, जैसे बाल न हो, शरीर का कोई अंग ही हो। वह कभी हल नहीं सोच पाती कि अध्यक्ष ने क्यों इस तरह के अड़ंगे लगाए। यह ठीक है कि जेसन से मिलने के पहले वह उनके साथ काफ़ी समय बिताती थी। बहुत बार लंच को जब सब अपने अपने घर चले जाते तो वह लॉन में बैठकर ही खाना खाती, क्योंकि उसका घर बहुत दूर था। लंच के लिए जाने आने में 2 घंटे बिताने की बजाय वह संस्थान में ही बैठकर किताब पढ़ती। एक बार सर ने देख लिया तो कहा कि उनके घर चलकर साथ ही खाना खाए। वे अकेले रहते थे और खाना नौकर बनाता था। अक्सर खाना खाने वह उनके घर चली जाती। इधर उधर की बातें होती। अब लंच के वक्त जब वह अकेली बैठी कुछ चबा रही होती है तो अध्यक्ष जी के साथ लंच की घड़ियां उसे परेशान कर डालती हैं। खुली धूप में बैठकर लंच खाना एक बहुत साधारण बात थी, पर यहाँ वैसी धूप कितनी कम मिलती है। लंच के वक्त वह ज़्यादातर घर पे अकेली ही होती है। सोफ़ा झाड़ के कभी वहीं बैठ जाती है या अपने बिस्तर पर ही खाना लेकर किताब पढ़ते पढ़ते निकलती रहती है। धूप बाहर हो भी तो बैठने का साथ कहाँ होता है। लेकिन जेसन से मिलने के बाद खाने का वक्त उसी के साथ गुजारने के लिए होता था। पहले उस दौरान हिंदी का अभ्यास ही करते, बाद में तो हर तरह की बातें होती, रोना धोना, शादी, वीज़ा। उन दिनों तो जेसन और उसके बीच विशेष नहीं था जब उन्होंने बुलाया था। अध्यक्ष ने तब ताना मारा था, क्यों अमेरिका जाने के सपने देखने लगे? धक्के खाते फिरते हैं वहाँ लोग। हिंदी पढ़ाने की नौकरियाँ होती तो क्या मैं नहीं चला जाता? तब उसे अध्यक्ष पर बहुत गुस्सा आया था। किसको शौक है वहाँ जाकर हिंदी पढ़ाने का? आप झूठ मूठ में मुझ पर तोहमत तो न लगाइए। मुझे कोई शौक नहीं है भारत छोड़ने का। फिर जब जेसन से बात पक्की होने लगी तो हेमा ने जेसन को अपना यही डर बताया था। मैं क्या करूँगी वहाँ आकर? तुम ही यहाँ रह जाओ ना। तुम कैसी बात करती हो हेमा? मेरी तो सारी पढ़ाई अधूरी है। यहाँ मैं केवल हिंदी सीखने ही आया था। मुझे अपनी पीएचडी की बाकी पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी लौटकर करनी होगी। तुम्हारे लिए तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। कितनी यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जाती है। मेरी यूनिवर्सिटी में भी तुम्हें काम मिलने के बहुत मौके मिलेंगे। सच? क्यों, तुमको संदेह है क्या? अध्यक्ष महोदय तो कहते हैं कि धक्के खाऊंगी। पागल है अध्यक्ष। अमेरिका पहुंचकर जेसन ने हर तरह से उसकी मदद की। उसकी सीवी बनाई, उसके लिए कहीं कोई नौकरी होती अर्जी लिखकर भेजता, फिर उसे ड्राइव करके इंटरव्यू के लिए ले जाता। पर एक और जहाँ हेमा का अमरीकी नाम और जेसन की अर्जियों की भाषा उसे इंटरव्यू तो दिलवा देती, पर मिलने के बाद कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार ना होता। सब कहते अमेरिका में काम करने का अनुभव होना ज़रूरी है। दोनों निराश हो जाते। जेसन फिर से अपने काम में मशगूल हो जाता। हेमा का मन मारा मारा फिरता। यूँ जेसन के डैडी एक फाइनेंशियल कंपनी के साथ काम करते थे और मॉम एक बैंक में मैनेजर थी। उन्होंने कहा कि वे उसे आराम से छोटी मोटी नौकरी दिलवा सकते हैं, पर हेमा को ना तो क्षेत्र में कोई रुचि थी
और ना ही उसे लगता था कि वह सब कर पाएगी। थोड़ी देर टेम्परेरी को छोड़ दिया था। अचानक उसे महसूस होने लगता था कि जेसन को हिंदी सिखलाने के बजाय उसी को अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत थी। इसलिए अब सारा वक्त वह सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करना चाहती थी ताकि उसका अंग्रेजी पर अधिकार बने। भारत में रहते हुए अंग्रेजी बोलने के मौके बहुत कम होते थे। जब होता तो टूटी फूटी जैसी भी चल जाती। अब तो हालत यह थी कि अंग्रेजी में भी कुछ कहती तो अगलों को लगता कि हिंदी में कह रही है। इंटरव्यू में भी अपने हिंदी एक्सपर्ट की वजह से ही अस्वीकृत हुई थी वह। क्या इतनी बात समझ में नहीं आती? पर जेसन बड़ा विनम्र है, कड़वा सच कहने से घबराता है, पर ऐसी बात उसे समझ तो आ जाती है। तभी उसने जेसन से कहा था, जेसन यू शुड करेक्ट माई प्रोनाउंसिएशन। पर जब सचमुच जेसन या उसकी सास कभी उसका उच्चारण शुद्ध कराते तो हेमा को भीतर कहीं बहुत गहरे चोट लग जाती। नहीं सीखनी उसको अंग्रेजी, सारी उम्र यही सीखने में लग जाएगी। कब मिलेगी नौकरी? कब कमाएगी पैसा? कब आज़ादी महसूस करेगी? जो वह है वही रहेगी, वह नहीं बदलेगी। उसने ऊंची शिक्षा पाई है, अंग्रेजी आती है उसको, न सही अमरीकी उच्चारण, बिना बात उसकी ओठों पर हंसी होती रहे। संस्थान का सारा कार्यकलाप उसकी आंखों के आगे घूमने लगा था। क्या सचमुच प्रेम करती है वह जेसन से? अगर उतनी बदनामी ना हुई होती तो क्या करती मैं? इस तरह मिनटों में पूरा जीवन होम कर डाला। यह क्या हो गया है? सब कुछ उसके मन में अध्यक्ष के प्रति ऐसा गुस्से का उबाल आता कि जान से मार डालो कमीने को। साला कमीना, मुझे नौकरी से निकालने की हिम्मत! कहाँ लाके फंसाया है मुझे? कैसा प्रेम, कहाँ का प्रेम? मुझे तो ढंग की नौकरी चाहिए और ढेर सा जीने का सामान। धूप में बैठकर लंच खाना, कुछ भी बंद नहीं है यहाँ पर। बंद कमरों में धंसे लोग, टेलीविज़न की मशीन की अजीब सी ध्वनियाँ, खामोश चुपचाप, जैसे किसी मौत के शोक में सिर धुनती बैठकें। वो कैसा देश निकाला मिला है उसे। जो होना था वो हो गया, अब तो कुछ मिटाया नहीं जा सकता। एक बार हो गई शादी तो हो गई। उसकी ज़िंदगी की किताब में तलाक शब्द कहीं नहीं लिखा जाता। उससे अच्छा तो मर जाना। अब तो एक और डर बना रहता है उसके मन में। अब भी जेसन के साथ कोई अमरीकी लड़की घुल मिल कर बात करती तो पिताजी की बातें कौन जाती, वहाँ जाकर छोड़ देते हैं। पल भर को दहल जाती हेमा। जेसन उसका पीला पड़ता चेहरा देखकर समझ जाता और हंसकर कहता, तुम फिक्र मत करो, ये लोग मेरी पुरानी दोस्त हैं, इनसे प्रेम नहीं करता। फिर जब कोई हिंदुस्तानी लड़की जेसन से साधारण बात भी करती तो हेमा एकदम चौकन्नी हो जाती। यूनिवर्सिटी में तो कितनी ही भारतीय मूल की सहपाठिनें थीं जेसन की। किस किस को रोके, क्या जाने कब किससे दिल लग जाए और कौन उसे फंसा ले। अचानक आक्रामक हो उठती, किसी सिंगनी की तरह। अपना शिकार बचाने का नतीजा कि जब आसपास होती तो ज़्यादातर बातचीत में खुद ही टपक पड़ती और सारी बागडोर अपने हाथ में संभाल लेती कि जेसन की बातचीत कहीं दूर न चली जाए या जेसन उस लड़की के साथ न चला जाए। जेसन इसके बाद इस पेच को कभी समझ नहीं पाया। वह सोचता शायद भाषा की मदद के लिए वह बीच में आती है। तब हेमा को अपने में ताकत महसूस होती कि कम से कम भारतीय लड़कियों के संदर्भ में तो वह जेसन को संभालना जानती है। यूं जेसन को उसकी भारतीय भी बहुत प्यारी है। यहाँ की भारतीय लड़कियां तो कहने को भारतीय थीं, वरना उनको न तो भारत के रीति रिवाजों के बारे में पता था और न वे चाव से उनका पालन करती थी। वह जेसन उसकी बातों को चाव से सुनता और सवाल करता। यूं भी यह उसका विषय ही था। इसी से रोमांस के साथ साथ उसका शोध भी चलता रहता तो उसे रोमांस का दुगना मज़ा आता। वह उसके लिए माथे पर बिंदी लगाती, मांग में सिंदूर भरती और गले में हमेशा मंगलसूत्र पहनती। कभी जब वह अमरीकी पहनावे में होती तो मांग में सिंदूर भरना या बिंदी लगाना या मंगलसूत्र पहनना उसे अजीब सा लगता।
एक बार वे दोनों शाम को कहीं जा रहे थे और वह पैंट और कमीज पहने थी, तो उसने एकदम टोका, मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? अमरीकी पहनावे के साथ भाता नहीं, पर वो तो मेरे लिए है ना, पति के लिए। हाँ है तो सुहाग की ही निशानी, तो क्यों नहीं पहना? मांग में सिंदूर भी नहीं भरा, यह तो अच्छी बात नहीं। तुम्हारा पति तो है, मरा नहीं, फिर क्यों नहीं पहनती? हेमा को हंसी आ गई। कमाल की बात थी कि अमेरिका में वह जितनी महिलाओं से मिलती है, सब सौभाग्यवती होते हुए भी यह सब नहीं पहनती। हेमा भी उनकी देखा देखी मानने लगती कि यह सब जरूरी नहीं, पर यहाँ तो जेसन ही मांग करने लगा कि उसे भारतीय पत्नी की तरह रहना चाहिए। हाँ, भारतीय पत्नी की तरह ही वह दूसरे काम भी बहुत सहजता से करती है। चाय बनाती है, खाना बनाती है, कमरा सजाती है, सफाई करती है, लेकिन ममा डैडी वाले का घर में कभी कभी ही सफाई करती है। उसे मालूम है कि सफाई निचले दर्जे का काम है। सफाई का काम ममा को ही करने देती है। सिर्फ बिल्लियों से परेशान हो सफाई करनी पड़ जाती है। ममा को गंद दिखता नहीं, जो हेमा को 10 गुना होकर दिखता रहता है। पर रसोई में वह खुद ब खुद घुस जाती है और खूब पकवान बनाती है। पराठे, कोफ्ते, भरवा करेले, गोभी, आलू की सब्जी, बैगन का भरता। डैडी तो बहुत खुश होते हैं कि हमारी बहू भारतीय खाना बनाकर खिला रही है। डैडी तो जब भी बनाओ खाते हैं, पर ममा का पता नहीं, पेट खराब हो जाता है हर बार। सो वे सिर्फ चखाचखी ही करती हैं। इधर तो वो भी बंद कर दिया है। जेसन भी रोज रोज भारतीय खाना नहीं खा पाता, पर उसको बनाना तो पड़ता ही है, वरना वो खुद क्या खाएगी? उसे तो यह अमेरिकी खाना भाता भी नहीं, खाए भी क्या? ये लोग तो मांस मछली खाते हैं। इसी से वह सुबह सुबह साफ रसोई में कुछ न कुछ बना डालती है, बाद में ममा को जो पकाना हो पकाए। उसका पहला करवा चौथ भारत में ही हुआ था, जबकि वह वीज़ा का इंतज़ार कर रही थी। जेसन उसके साथ ही था। उसका पहला करवा चौथ होने की वजह से घर में खूब रौनक लगी थी। माँ ने उसकी बहनों और कुछ आसपास की पड़ोसिनों को भी बुला लिया था। ताई जी के परिवार ने तो कुट्टी की हुई थी। उसने करवा चौथ के महत्व की कथा जेसन को सुनाई थी, तो वह बहुत आनंदित हुआ था। उसने करवा वटाने का सारा अनुष्ठान भी देखा था। शाम को चांद निकलने पर हेमा ने उसकी आरती की थी और फिर सबने मिल बैठकर खाना खाया था। जेसन को कहीं सारे माहौल ने बहुत छू लिया था। तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता। इट्स टू गुड। अमेरिका आने के बाद भी व्रत करना छोड़ा नहीं था। इस साल अजीब बात हुई। जिस दिन करवा चौथ पड़ा था, उसी दिन जेसन का जन्मदिन भी था। मन में दुविधा हुई। वह तो जेसन के जन्मदिन पर उसके दोस्तों के लिए बड़ी सी पार्टी करना चाहती थी। अब कैसे होगा? व्रत करे तो खाने पकाने का काम नहीं कर सकती, न करे तो भला यह कैसे हो सकता है कि करवा चौथ का व्रत न करे? मन में पता नहीं क्यों बैठ गया कि अगर व्रत करती रहेगी तो जेसन हमेशा उसकी मुट्ठी में ही रहेगा, वरना कौन जाने कौन फिर से मोह ले जाए उसे। जब भी मन में कोई दुविधा उठती है, वह माँ को फ़ोन करती है। माँ ने कहा कि भारत में तो करवा चौथ एक दिन पहले मना रहे हैं, उसे उसी दिन व्रत रखना चाहिए। दुविधा और बढ़ी। उसने फैसला किया कि दोनों दिन व्रत करेगी। जन्मदिन वीकेंड पर मनाएगी, जैसा यहाँ का रिवाज है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर दोनों ने साथ खाना खाया। हाँ, जेसन भी उसके लिए भूखा बैठा रहा था, पर अगले दिन जब दूसरा व्रत करने की बात उठी तो वह खुद पर ही हंस पड़ी। ऐसी वहमी क्यों हो गई है वह? उसने कुछ एक दोस्तों को फ़ोन किया और जेसन की सरप्राइज जन्मदिन की पार्टी कर दी। अगले दिन जब वह रसोई में पकवान बना रही थी, तो मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहे। आज के दिन करवा चौथ का व्रत करना ठीक रहता या कि जन्मदिन मनाना ही सही फैसला था? कौन है उसकी नौका का पार लगाने वाला? जेसन? पर जेसन तो कुछ नहीं कर पाया। अभी तक उसको नौकरी नहीं दिला पाया था। जेसन भी उतना ही असमर्थ और कमज़ोर है जितना कोई आदमी। उसके पिता ताया जेसन के साथ आई थी तो वह कितना मजबूत, कितना समर्थ, कितना संपूर्ण लगता था, जैसा कि सारा अमेरिका उसी का हो, जो भी वह चाहे हो जाएगा। पर यह क्या? जेसन भी एक अदना इंसान है इस सारे अपने संसार में। वह यहाँ बहुत ताकतवर दिखता था उसके भारतीय जगत में,
पर क्या सचमुच ताकत है उसमें? उसे जेसन पर गुस्सा आता, खींच आती। पर यह उसका करवा चौथ का भगवान, उसकी भारतीयता, उसके विश्वास, कितनी ताकत है इन सब में। कौन बचा सकता है उसे? कौन खेगा उसकी नाव? सब कुछ उसका है, फिर बेचैनी क्यों? दरअसल जब तक अपनी नौका खुद खेनी नहीं सीखेगी, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सहारे तब काम में आते हैं जब अपनी टांगों में चलने का कुछ जोर हो। तो जहाँ है उसी जगह को मजबूत बनाना होगा। नासा यूनिवर्सिटी वह मंदिर की क्लासों को यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षण से बेहतर बनाकर दिखाएगी। हेमा ने फिर खुद से कहा, मैं सही कर रही हूँ और खुश हूँ। मैं तो खुश ही रहती हूँ, चहकती रहती हूँ। अगर आज नौकरी नहीं, या पैसे की कमी है, या अतीत की घर की कुछ यादें हैं, तो क्या इसे अपने आकाश पर घटाओं की तरह छा जाने दूँ? सारी चमक, सारी रोशनी यूं ही ढक जाने दूँ? जेसन ठीक ही तो कहता है। अपना घर होगा, अपना छोटा सा अपार्टमेंट। उसकी थीसिस खत्म होते ही नौकरी मिल जाएगी। देर सबेर हम किसी की जिंदगी संवर तो जाती ही है ना। पर फिर भी कुछ तो है जो यहाँ नहीं। यहाँ संपन्नता है, बहुत संपन्नता। फिर ऐसा क्यों लगता है कि जीवन वहाँ ज़्यादा संपन्न था? वह कौन सी संपन्नता है जो उससे छूटी जा रही है? हेमा को कुछ समझ नहीं आता। वह सुखी है और बेचैन है। वह व्यस्त है, व्यस्त रहना चाहती है। वह खाली वक्त भी चाहती है और खालीपन से घबराती भी है। अक्सर लगता है कि वह बहुत खुश है यहाँ, बहुत खुशकिस्मत है कि जेसन उसके जीवन में आया। फिर लगता है कि सारा जीवन उलट सुलट हो गया है। कहाँ से कहाँ आ गई वह साफ सुलझी हुई जिंदगी? कहाँ चली गई? ये कैसी जिंदगी है यहाँ? शायद यही होती है जिंदगी। उसका मंदिर का पढ़ाना खूब तरक्की कर रहा है। इस बार 15 बच्चे आए हैं। हेमा के मन में बहुत तसल्ली होती है। अब उसका संसार बन रहा है, बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तब नई अलमारियां खरीदेगी, सुंदर सुंदर, जैसे गोदरेज की होती हैं, उनमें भी बढ़िया। कोई मांस नहीं पकाएगा उसकी रसोई में। कोई बिल्लियों के बाल नहीं झड़ते फिरेंगे घर भर में। इस बार गर्मियां आएंगी तो बच्चों को पिकनिक पर ले जाएगी। वहाँ पार्क में धूप में बैठकर सबको आलू आलू पूरी खिलाएगी। कितनी इज्जत होने लगी है उसके यहाँ। सारे माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं हिंदी पढ़ने। कितने सम्मान से बात करते हैं उससे। सचमुच उसने अपना एक संसार, अपनी एक हस्ती तो बना ही ली है। ये लोग उसे पहचानते हैं। उनकी आंखों में वह कुछ है। इधर उधर जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो भी वो लोग उसे याद कर लेते हैं। बहुत जगह तो जेसन उसके साथ जाता है, वही हमेशा जेसन के साथ नहीं। पिछले महीने तो उसकी यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर को हेमा ने अपने मंदिर की क्लासों की सफलता के बारे में बतलाया तो वह कहने लगी कि हेमा, उनके यहाँ भी हिंदी बातचीत की एक नई क्लास क्यों नहीं शुरू कर देती। हेमा को तो लगा जैसे किसी ने स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए खोल दिया हो। उत्साह से बोली, आप सचमुच इंटरेस्टेड हैं? उसने कहा, ज़रूर। हेमा एकदम बोली, आप कहें तो अगले सेमेस्टर से शुरू कर दूंगी। आप अगले हफ्ते मुझे दफ्तर में मिलिएगा तो पूरी बातचीत कर लेंगे। हमें तो ज़रूरत है। हेमा को लगा उसकी सारी ऊर्जा, उसकी सारी स्फूर्ति फिर से फूट आई है एक एक रंध्र में। मिस हेमा फिर से लौट रही है अपने शरीर में, और भी ताकत के साथ। बाहर आते ही जेसन को सारी बात बताते बताते वह उछल पड़ी। जेसन के चेहरे पर भी खुशी की चमक आई थी। बोला, क्या कहा था मैंने? देर है अंधेर नहीं। यहाँ एक बार शुरू कर दो तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। आदमी में जीवट और लगन होनी चाहिए। है तो एजेंट की ही नौकरी, तो क्या, एक बार पैर अंदर आ गया तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। यहाँ का अनुभव जमा कर लोगी तो फुल टाइम भी हो जाओगी। सही कह रहे हो, अपने पर भरोसा रखना चाहिए। हेमा को लगा बाहर खूब निखरी हुई धूप निकल आई है और वह हिरनी की तरह कुलांचे भरती हुई दौड़ती चली जा रही है। जेसन उसे कह रहा है, ज़्यादा तेज मत भागो, चोट खाकर गिर पड़ोगी। वह दौड़ते हुए कहती जाती है, तो क्या, कपड़े झाड़ कर उठ खड़ी होंगी, है ना?
यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।